नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के सबसे धनी, सबसे प्रमुख और वाकई में सबसे शानदार राज्यों में से एक के बारे में गहराई से जानने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। चलिए बिना देर किए स्रोत सामग्री के आधार पर इस कमाल के राज्य की कहानी में सीधे गोता लगाते हैं। शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। महाराष्ट्र शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है महा यानी महान और दूसरा राष्ट्र यानी देश, एक महान देश। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये राज्य वाकई अपने इस नाम पर खरा उतरता है? इतिहास के पन्नों से लेकर आज के आधुनिक युग तक के जो आंकड़े हम देखने वाले हैं वो खुद ब खुद इसका जवाब दे देंगे। जरा इस बहुत बड़े नंबर पर नजर डालते हैं। 11,23,74,333। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से ये महाराष्ट्र की कुल आबादी है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हम कितने विशाल और महत्वपूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। एक सचमुच महान राष्ट्र, प्राचीन साम्राज्य, सल्तनत से लेकर मराठों तक का सफर, आधुनिक महाराष्ट्र के लिए संघर्ष, यहाँ का भूगोल यानी पहाड़ और सीमाएं, और आखिर में एक आधुनिक सांख्यिकीय प्रोफाइल। तो चलिए सीधे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। एक सचमुच महान राष्ट्र। दुनिया भर में केवल 11 ही ऐसे पूरे के पूरे देश हैं जिनकी जनसंख्या महाराष्ट्र से ज्यादा है। मतलब भारत का सिर्फ ये एक अकेला राज्य पृथ्वी के ज्यादातर स्वतंत्र देशों की आबादी को काफी पीछे छोड़ देता है। ये पैमाना, ये स्केल वाकई में हैरान करने वाला है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, प्राचीन काल के साम्राज्य। अगर इतिहास में पीछे जाएं, तो इस महान भूमि की नींव लगभग 1000 ईसा पूर्व की शुरुआती खेती-बाड़ी वाली बस्तियों जितनी पुरानी है। अगर हम प्राचीन राजवंशों की टाइमलाइन देखें तो पाएंगे कि 2300 ईस्वी के आसपास यहाँ वाकाटक वंश का उदय हुआ। और मजे की बात यह है कि ये वही समय था जब विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं बननी शुरू हुई थीं। इसके बाद 550 ईस्वी से चालुक्यों का दौर आया और फिर 8वीं सदी में राष्ट्रकूटों ने सत्ता अपने हाथ में ली। मतलब ये इलाका लगातार एक के बाद एक महान शक्तियों का केंद्र बना रहा। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, सल्तनत से मराठा तक। ये वो मध्ययुगीन दौर था जिसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। इस समय सत्ता के केंद्र बहुत ही तेजी से बदल रहे थे। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के दौर में यहाँ दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो अपनी राजधानी ही दिल्ली से हटाकर दौलताबाद शिफ्ट कर ली थी। खैर, बाद में ये पूरा क्षेत्र बहमनी सल्तनत के हाथ में चला गया। लेकिन जब वो सल्तनत टूटी तो ये इलाका 5 अलग-अलग दक्कन सल्तनतों में बंट गया। लेकिन फिर भारतीय इतिहास का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ आया। शिवाजी भोसले ने जिस मराठा साम्राज्य की नींव रखी और जिसे बाद में पेशवाओं ने और भी ज्यादा फैलाया, उसने मुगलों को भी हरा दिया। इस साम्राज्य ने एक बहुत बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम किया। उनका ये शानदार शासन साल 1818 तक चला, जब तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं चौथे भाग की, आधुनिक महाराष्ट्र के लिए संघर्ष। 20वीं सदी में प्रवेश करते ही, खासकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से, इस राज्य की आज की सीमाओं ने असल में आकार लेना शुरू कर दिया था। आज़ादी मिलने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाने की एक बड़ी मांग उठी। इसी के चलते संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनी। इस समिति ने मराठी बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग और एकजुट राज्य की बहुत ही मजबूती से मांग की। उस वक्त जो एक द्विभाषी बॉम्बे राज्य था, उसका लोगों ने जमकर विरोध किया। 105 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। एक अलग राज्य की इस भारी मांग और विरोध प्रदर्शनों के दौरान 105 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इन भारी बलिदानों और लंबे संघर्ष के बाद ही आखिरकार 1 मई 1960 को आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र राज्य का गठन हो पाया। तो इस तरह जो नया राज्य बनकर तैयार हुआ, उसने कई अलग अलग सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्रों को एक साथ जोड़ दिया। इसमें कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, जिसे खानदेश भी कहा जाता है, और विदर्भ शामिल थे। इन सबको एक साथ पिरोकर एक अखंड महाराष्ट्र की स्थापना हुई। इतिहास की इन बातों के बीच स्रोत सामग्री एक और फैक्ट की तरफ ध्यान खींचती है। राज्य की दक्षिणी सीमा पर कर्नाटक के बेलगाम शहर और उसके आसपास के लगभग 840 गांवों का एक अनसुलझा मुद्दा आज भी बना हुआ है।
अभी की स्थिति के हिसाब से ये इलाके कर्नाटक का हिस्सा हैं, लेकिन वहाँ के मराठी भाषी स्थानीय लोग लगातार इन्हें महाराष्ट्र में शामिल करने की मांग करते आ रहे हैं। ये एक ऐसी प्रशासनिक वास्तविकता है जो आज भी चर्चा में रहती है। तो राजनीतिक इतिहास से थोड़ा आगे निकलते हैं और पहुंचते हैं 5वें भाग पर, बैसाल्ट, चोटियां और सीमाएं, यानी कि यहाँ के असल भूगोल। एक पल के लिए भारत के नक्शे पर इस राज्य की लोकेशन की कल्पना करते हैं। इसके पश्चिम में तो अरब सागर का एक विशाल और खूबसूरत तट है, लेकिन इसके अलावा ये 6 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बांटता है: गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। देखा जाए तो ये भारत के पश्चिमी और मध्य भाग को आपस में जोड़ने वाली बहुत ही अहम कड़ी है। क्षेत्रफल के मामले में ये विशाल राज्य भारत के कुल इलाके का लगभग 9.36% हिस्सा घेरता है। यहाँ की जमीन की बात करें तो वो मुख्य रूप से प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधियों की वजह से बनी मजबूत बिसाल चट्टानों से ढकी है। और अगर सबसे ऊंचे पॉइंट की बात की जाए तो वो है अहमदनगर जिले में मौजूद कलसुबाई शिखर, जिसकी ऊंचाई करीब 1646 मीटर है। अब इतने बड़े और फैले हुए भूगोल को अच्छे से चलाने के लिए एक बेहद मजबूत प्रशासनिक ढांचे की जरूरत तो पड़ेगी ही। इसीलिए पूरे राज्य को मुख्य रूप से 6 प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है: अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, कोंकण, नागपुर, नासिक और पुणे। और ये संभाग मिलकर पूरे राज्य के कुल 36 जिलों का कामकाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभालते हैं। चलिए, अब हम इस चर्चा के छठे और एकदम आखिरी भाग पर आ गए हैं, एक आधुनिक सांख्यिकी प्रोफाइल। 1,76,102 रुपये। साल 2017-18 के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये महाराष्ट्र का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि इस राज्य के पास कितनी अपार आर्थिक ताकत है और यहाँ कितनी ज्यादा संपत्ति पैदा होती है। बिल्कुल यही वजह है कि इसे भारत के सबसे धनी और सबसे बड़े आर्थिक इंजनों में से एक माना जाता है। वहीं अगर जनसंख्या की बनावट को देखें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं। ये एक बहुत ही सीधा और तथ्यात्मक आंकड़ा है जो हमें राज्य की डेमोग्राफी की एक एकदम साफ तस्वीर दिखाता है, जिसे स्रोत सामग्री में दर्ज किया गया है। और जब बात साक्षरता दर की होती है तो ये आंकड़ा 82.34% पर मजबूती से खड़ा नजर आता है। इतनी शानदार साक्षरता दर का सीधा सा मतलब है कि इस राज्य ने सिर्फ पैसे या अर्थव्यवस्था पर ही फोकस नहीं किया है, बल्कि सामाजिक विकास और शिक्षा पर भी इसका उतना ही ज्यादा जोर रहा है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा? 1000 ईसा पूर्व की छोटी छोटी खेती वाली बस्तियों से शुरू होकर आज के एक इतने विशाल आर्थिक महाशक्ति बनने तक का ये सफर वाकई कमाल का रहा है। इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। महाराष्ट्र की ये जो ऐतिहासिक रफ्तार है, जो इसकी जबरदस्त आर्थिक ताकत है, वो आने वाले समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में इसके भविष्य को किस तरह से आकार देगी? इसी एक विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।